हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका वीवीएन सर्स कॉमर्स क्लासेस की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में स्टार्ट की थी। हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी 2 वीडियोस आप तक प्रोवाइड करवा दी गई हैं, जिसमें हमने पिछले कुछ टॉपिक्स देख लिए थे। कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही बचते हैं इस चैप्टर में, जिसमें से आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा सक्सेस अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। लास्ट क्लास में जैसा आपको ध्यान है, हमने फीचर्स ऑफ प्लानिंग देखे थे अंटिल द पॉइंट 1991, यानी 1991 से पहले तक जितनी भी प्लानिंग की गई थी उनके फीचर्स क्या क्या थे वो हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। आज की क्लास में हम इस प्लानिंग के सक्सेस को मेजर करने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्लानिंग की गई 91 तक, उससे हमें क्या क्या अचीव हुआ है, क्या क्या हमारे लिए सक्सेसफुल रहा, क्या ये प्लानिंग हमारे लिए सक्सेसफुल रही भी या नहीं रही, और अगर सक्सेसफुल थी तो किन पॉइंट्स के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल थी। और ये जो हमारी अचीवमेंट्स रहेंगी, ये रहेंगे विद रिगार्ड टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। जो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे प्लानिंग के, उनके रिलेशन में ही हम स्टडी करेंगे कि ये सक्सेसफुल है या नहीं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग था जीडीपी ग्रोथ में इंक्रीज करना। तो जीडीपी को हम नेशनल इनकम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा सा। तो यही पॉइंट यहाँ पे बताया कि हमारा जो वो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हम सक्सेसफुल हो पाए, हम नेशनल इनकम को बढ़ाने में सक्सेसफुल हो पाए। क्योंकि देखिए, जीडीपी का मतलब क्या है, किसी देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है, और जितने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी उतना ही इनकम जनरेशन होगा, तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। और नेशनल इनकम या जीडीपी के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि पहली हमारी अचीवमेंट ये रही कि देश की नेशनल इनकम बढ़ी, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जो कि बहुत जरूरी थी। क्योंकि पहले हमारी इकोनॉमी थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिसे हमें कन्वर्ट करके वाइब्रेंट इकोनॉमी में बदलना था। तो वो करने में हम सक्सेसफुल हो पाए। अब हमें कैसे पता चलता है कि हम ये करने में सक्सेसफुल हो पाए या नहीं हो पाए? ये हमें पता चलता है जब हम पिछले सालों की ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम को कंपेयर करते हैं, पिछले सालों की ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। जब हम ये करते हैं तो हम इस टेबल को स्टडी करते हैं। इस टेबल को स्टडी करने से हमें क्लियर कट पता चलेगा। अब इस टेबल को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वेश्चंस जो हैं वो डायग्राम बेस्ड भी बहुत पूछे जाते हैं, टेबल बेस्ड भी पूछे जाते हैं। तो हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से पूछने के बजाय आपको ये टेबल देकर क्वेश्चन में आ जाए कि इस टेबल को एनालाइज कीजिए। तो इस टेबल को समझने से पहले तो देखिए टेबल बता क्या रहा है। ये टेबल बता रहा है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट कितनी थी। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और बताई गई है, एट 2011-12 प्राइजेस। 11-12 प्राइजेस इसलिए क्योंकि जब देखो ग्रोथ का मतलब क्या है, हम ग्रोथ का मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपकी हाइट की ग्रोथ देखना चाहता हूं, भाई आपकी हाइट पहले 5 फीट 5 इंच थी, आज आप 5 फीट 8 इंच के हो गए, तो मैं कहता हूं भाई 3 इंच की ग्रोथ मिली है आपकी हाइट में। तो हमने क्या किया, उसका कंपैरिजन किया है। आप मार्क्स की ग्रोथ देखते हैं कि सर पहले तो हमारे 60 मार्क्स थे, अब हमारे 90 मार्क्स हैं, 30 मार्क्स की ग्रोथ है। तो ग्रोथ देखने के लिए हमारे पास एक बेस होना चाहिए। तो हर जिस भी चीज की हम कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया में ना एक बेस ईयर, इंडिया में क्या कहीं भी जब हम कंपैरिजन करते हैं एक बेस ईयर माना जाता है। आपने 11th के इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में भी वो पढ़ा होगा, जिसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो इंडिया में पहले वो बेस ईयर लिया जाता था 2004-2005, बाद में उसे चेंज करके 2011-12 कर दिया था। तो ये 2011-12 के कंपैरिजन में। अब दूसरी चीज एक और ये समझिए कि ये जितना भी ये है आपके एक्चुअल रिजल्ट,
जो एक्चुअल में हमारी कितनी ग्रोथ हुई। और जब प्लान की शुरुआत की जाती है तब एक ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। अब आप अपने 12th के एग्जाम के लिए अपने प्लान बनाया है, प्लानिंग की है, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें मिनिमम 90% मार्क्स चाहिए या 95 चाहिए या 99 चाहिए, हमें 100 मार्क्स स्कोर करने, वो आपका ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है आपका। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने कितनी अचीवमेंट की है। तो वही चीज यहाँ पे थी, हर 5 ईयर प्लान में एक टारगेट सेट किया था, फिर उसके कंपैरिजन में देखा गया कि वो अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। तो टारगेट अगर हम देखें तो जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट था 2.1% पर एनम, यानी कि पहले 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 55, हमने तो उम्मीद की थी 2.1% तक की ग्रोथ हो जाए तो भाई बहुत बढ़िया हो जाए। हुई कितने की? 4.6% की ग्रोथ हुई। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान से लेके 10th 5 ईयर प्लान तक हमारा टारगेट था कि 5% की ग्रोथ रेट अचीव हो जाए। अब देखो कितने सालों तक ये अचीव हुई। क्या पहले साल अचीव हुई? नहीं हो पाई। दूसरे साल नहीं हो पाई। तीसरे साल नहीं हो पाई। चौथे साल हाँ, पांचवें साल भी, छठे साल भी, सातवें साल भी, आठवें साल भी, 9वें साल भी और 10वें साल भी। यानी कि सेकंड टू 10th में अगर हम देखें तो 6 साल, लास्ट के 6 साल तक तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, टारगेट था, इसे अचीव कर पाए, बट स्टार्टिंग के 3 साल तक अचीव नहीं कर पाए। 11th 5 ईयर प्लान में टारगेट था 9% का, कि 9% की ग्रोथ रेट हो, लेकिन हुई केवल 7.5% की, यहां भी अचीव नहीं कर पाए। 12th 5 ईयर प्लान में था कि 8% तक का टारगेट था अचीव करने का, बट हुआ 6.8, ये भी अचीव नहीं कर पाए। तो अगर हम देखें तो 5 5 ईयर प्लान ऐसे हैं जहां हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए, 7 5 ईयर प्लान ऐसे हैं जिसमें हम टारगेट अचीव कर पाए, एक बार तो बस एग्जैक्टली टारगेट तक ही पहुंचे। फिर भी हम ये कहते हैं कि हम इस चीज को अचीव करने में सक्सेसफुल हो पाए, हम नेशनल इनकम को बढ़ाने में सक्सेसफुल हो पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी शुरुआती स्टेज से। शुरू में देखिए ना कितना बुरा हाल था हमारा, हम बिल्कुल स्टेगनेंट इकोनॉमी थे। वहां से इतनी ग्रोथ अचीव करना भी बहुत बड़ी सक्सेस कह सकते हैं हम। हाँ, हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए, हमारी प्लानिंग में कहीं कमी रह गई होगी, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं 1947 से, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम के कंपैरिजन में हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए, ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि हम स्टैग्नेंट से वाइब्रेंट इकोनॉमी बन पाए हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है जिसमें हमने देखा कि नेशनल इनकम को बढ़ाने में सक्सेसफुल हो पाए थे। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब आपको ध्यान हो, उसमें हमने जब जीडीपी का पॉइंट देखा था, साथ के साथ ये भी देखा था कि पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम थी। तो पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट देखा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग का, तो हमने देखा था कि हमारा फोकस इंक्लूसिव ग्रोथ का था। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब एक तरफा ग्रोथ ना हो। ऐसा ना हो कि देश की ग्रोथ के लिए जिम्मेवार कुछ गिने चुने बिलियनियर्स हैं, देश की जो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी हो रही है, उसका फायदा भी गिने चुने लोगों को ही हो रहा है। तो इसका फायदा सबको मिलना चाहिए। जो इनकम बढ़ रही है वो इनकम सब में बढ़नी चाहिए। अब पर कैपिटा इनकम का मतलब भी यही होता है कि औसतन एक व्यक्ति कितनी कमाई कर रहा है। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो हम उससे यह एस्टिमेशन लगाते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। जो देश की ग्रोथ हो रही है उसका हिस्सा सब में बट रहा है, बेशक किसी में थोड़ा किसी में ज्यादा, वो मैटर नहीं है। मैटर है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो कभी हो भी नहीं सकता। तो जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे पर कैपिटा ग्रोथ रेट 2.7% थी, जो 12th प्लान तक जाते जाते 5.5% तक होगी, यानी कि इंक्रीज हुई है। तो हम पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में भी सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें, ये भी अधूरी तस्वीर है।
इनकम्प्लीट पिक्चर इसलिए है क्योंकि पर कैपिटा इनकम का बढ़ना ये गारंटीड नहीं होता कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। हाँ, हम एक बेसिक आइडिया जरूर लगाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें हर व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी जरूरी है जब हम इस डाटा को पढ़ते हैं कि ये इनकम्प्लीट है, ये गारंटीड नहीं है कि सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हुई है, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हुआ है, ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर मैं कहूं कि आपके मान लीजिए मार्क्स जो हैं, आपके मार्क्स मान लीजिए 80% हैं। अब 80% में मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों में 80% मार्क्स हैं, और हमने कह दिया कि भाई आपके टोटल 80% मार्क्स हैं। अब ये जो 80% है ना, ये एक किस्म की आपकी पर कैपिटा आउटपुट या पर कैपिटा जीडीपी है। कि 80% का मतलब क्या है कि लगभग हर सब्जेक्ट में 80% मार्क्स है। ठीक, अब आपके ये बढ़ के 90% हो गए ओवरऑल मार्क्स। अब 90% ओवरऑल मार्क्स होने से, यदि 90% जीडीपी ग्रोथ होने से, पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ होने से हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके सब में मार्क्स 90 हो गए। बट जरूरी थोड़ी है। मान लीजिए एक में तो आपके हो गए 100 मार्क्स, एक में आपके हो गए 70 मार्क्स, और दूसरे में भी आपके 70 मार्क्स। तो आपका ये तो मतलब नहीं हुआ कि सब में ग्रोथ हुई है। तो वही चीज यहाँ पे, हाँ, हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है, और एक अच्छा इंडिकेटर होता है, बढ़नी चाहिए, जो पर कैपिटा जीडीपी बढ़नी चाहिए, तो वो बढ़ी। लेकिन जब भी हम ये डाटा देखते हैं, ये चीज जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये कोई गारंटीड रिजल्ट को शो नहीं करता, ये कोई गारंटी शो नहीं कर रहा कि आपकी हर व्यक्ति की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी तो हमारा ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का, कि लोगों में फीचर्स में हमने देखा था कि इस तरीके की प्लानिंग की जा रही थी कि लोगों में एक हैबिट इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही थी सेविंग इन्वेस्टमेंट की। क्यों? क्योंकि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सेविंग का होना, इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक बहुत की एलिमेंट है, की इंडिकेटर है। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उतनी ज्यादा देश की जीडीपी बढ़ती है। तो वही यहां पे बताया गया कि उसको बढ़ाने में भी हम सक्सेसफुल हो पाए। जो रेट ऑफ सेविंग थी शुरुआत में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब शुरू हुआ, वो केवल 9.5% थी, जो 11th तक बढ़ के 31.3% होगी। डेट इज मोर देन 3 टाइम्स, 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि वो 2017-18 तक आते आते थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन इस चीज को बढ़ाने के लिए ही जनधन योजना की भी शुरुआत की गई थी। अगर हम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, यानी इन्वेस्टमेंट, तो वो केवल आपकी 9.3% थी शुरुआती स्टेज में, ये बढ़ के 32.3% तक बढ़ गई थी। तो यानी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज देखने को मिला है, बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि एक रिजल्ट है जीडीपी में ग्रोथ होने का भी। तो इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली। ये भी एक रिजल्ट बता सकते हैं हम, क्योंकि प्रिंसिपल इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसके बाद फोर्थ हमारा जो अचीवमेंट है, वो फोर्थ अचीवमेंट है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब हालांकि ये पॉइंट तो जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें और ज्यादा देखेंगे। हालांकि हमने कुछ प्रॉब्लम जरूर देखी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड और स्टेगनेट था। तो उस बैकवर्डनेस को, उस स्टेगनेशन को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए थे। बैकवर्डनेस को तो दूर करने के लिए इनोवेशंस, इंप्रूवमेंट लाया गया टेक्नोलॉजी में, क्योंकि बैकवर्डनेस इसलिए थी, हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, ऑब्सोल्यूट थी। तो उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज
की शुरुआत की, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजी की मदद से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की शुरुआत की, साइंटिफिक फार्मिंग की, डिटेल में बाद में पढ़ना ही है हमें इसको। स्टैग्नेशन हमने देखा था कि रुकी हुई थी एग्रीकल्चर की ग्रोथ, उसके पीछे बहुत से रीजंस थे, जैसे कि कुछ रीजंस थे जमींदारी सिस्टम, सबसे मेन रीजन हमने उसका देखा था, हमने क्वेश्चन आंसर्स में भी देखा। तो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे स्टैग्नेशन को दूर करने के लिए, जिसमें था जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया, जो बिचौलिए थे इंटरमीडिएटरीज उनको खत्म कर दिया, रेंट्स को रेगुलेट कर दिया कि अगर कोई जमीन किसी को देता भी है किराए पे तो उसके बदले में जो रेंट मिलेगा वो रेगुलेट कर दिया सरकार ने कि भाई एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का वो ना हो। लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग लगा दी, मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी कि कोई एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रख सकता है, उससे ज्यादा जमीन अगर किसानों के पास थी तो वो उनसे लेके जो गरीब किसान थे उनमें बांट दिए, जिनके पास जमीनें थी नहीं उनमें बांट दी। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जो लोगों के पास हमने पॉइंट देखा था कि स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी, यानी थोड़ी थोड़ी जमीनें थी और इधर उधर फैली हुई थी, तो सरकार ने ये कर दिया कि लोगों को एक ही जगह इकट्ठी जमीनें दे दी ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सके, ताकि मशीन का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। तो ये चेंजेस किए गए थे एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारने के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो ये सारे भी अचीवमेंट्स हमें देखने को मिले इसके साथ साथ। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगर आपको ध्यान हो, हमने पॉइंट पढ़ा था कैपिटल इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी समस्या थी। कैपिटल इंडस्ट्रीज थी नहीं, दूसरे देशों से इंपोर्ट्स करनी पड़ते थे गुड्स, तो हमें देखने को मिला कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिली। शुरुआत में यानी कि जब 1951 का पॉइंट था, जब प्लानिंग शुरू हुई, उस टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन केवल 7% के आसपास था, जो बाद में बढ़ के 7.2% तो हो गया। बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये फैक्ट है। जितना हमारा टर्शियरी सेक्टर ग्रो हुआ है उतना इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुई है, लेकिन फिर भी अचीवमेंट में इसलिए लिखा है क्योंकि जो ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ उस चीज की हुई है जिसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड होगी, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होगी, जिनसे हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए। जो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, हम दूसरों देश के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते थे, तो जब ये इंडस्ट्रीज आ गई तो हमें दूसरे देशों से गुड्स इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ी। और अगर हम इसे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखें तो देखिए हमारी कंट्री 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो दुनिया की 10th कंट्री होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो ये भी अचीवमेंट है। इसके साथ अगला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको ध्यान हो, एक पॉइंट ये भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से ना 2-3 चीजें अचीव हो जाती है। क्या क्या अचीव हो जाता है? एक तो देश वैसे सुधर जाता है, दूसरी चीज जीडीपी बढ़ती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, सारी चीजें होती हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आपके 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है इकोनॉमिक, इकोनॉमी से रिलेटेड जो देश की इनकम जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, एक होता है सोशल जो सोशल वेलफेयर करता है। तो दोनों ही इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही इंप्रूव हुए थे। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कहता है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटी, पावर जनरेशन, बेसिकली जो भी ट्रेडिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, वो सारा इसका पार्ट है। तो कैसे पता चलता है हमें कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है? इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट भी इंडियन रेलवे प्रोवाइड करवाता है इंडिया में। हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है, बिजली की जनरेशन की कैपेसिटी, वो देखिए पहले जब प्लानिंग शुरू हुई उस टाइम पे केवल 2300 मेगावाट थी, 2300 बढ़ के देखो कितनी होगी, 3,56,818, यानी कि पहले तो केवल थाउजेंड्स में थी, ये देखो ना थाउजेंड्स में थी, लैक्स में पहुंच गई। कितनी ग्रोथ हम बता सकते हैं इसको। इसके बाद आईटी सेक्टर,
इंडिया लीडिंग कंट्रीज में काउंट होता है आईटी सेक्टर में, पूरा का पूरा आईटी हब बना हुआ है इंडिया में। हम बीपीओ सर्विसेज में वर्ल्ड लीडर है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में हम नंबर 1 पे हैं। वो केवल और केवल आईटी सेक्टर के कारण ही हो पाया है। हमारा जो टर्शियरी सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप्ड हुआ है विद द टाइम, सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप्ड हुआ है, इसका जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो आईटी सेक्टर को ही जाता है। तो इन पॉइंट्स हमें पता चलता है कि हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुआ है। क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही डेवलप्ड हुआ है? हाँ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली 2 चीजें आती हैं आपकी, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हेल्थ एंड एजुकेशन में हमें ग्रोथ देखने को मिली बहुत ज्यादा। कैसे पता चलता है? आप स्कूल्स ही देख लीजिए ना, पुराने जमाने में कितने स्कूल्स थे, आज के मुकाबले में उसके मुकाबले कितने ज्यादा स्कूल्स खुल गए। हॉस्पिटल देख लीजिए, पहले लिमिटेड हॉस्पिटल्स होते थे, आज अगर आप किसी छोटे से शहर में आ जाओ, हर 10 कदम में 20 कदम में आपको एक हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। लिटरेसी रेट जो हमने देखा था मात्र 16% के अराउंड था, वो कितना बढ़ गया है। हेल्थ की अगर हम देखते हैं तो डेथ रेट आपका कम हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये भी आपके बहुत कम हो गए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, पहले 32 ईयर की एक्सपेक्टेंसी थी केवल, औसतन एक व्यक्ति 32 साल तक जीवित रहता था 1991 में। अब ये बढ़ के 69.4% 2018 में है। अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट प्रेजेंट डाटा बताना चाहूं तो वो 69.9 ईयर्स तक हो चुका है, लगभग 70 साल, डबल से भी ज्यादा हो गया है। तो ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हुआ है, हमारा एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हुआ है, जो ये इंडिकेट करता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट का। एक हमारा ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का। तो इसको अचीव करने के लिए भी सरकार ने बहुत कदम उठाए, हालांकि इसको 100% या बहुत अच्छे से तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी काफी कुछ अचीव किया हमने, काफी ग्रोथ हुई है। तो अचीवमेंट में इसे लिख देंगे, लिखना चाहें तो इसे अपने नेगेटिव पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो क्योंकि हम अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसे एज ए पॉजिटिव ही देखेंगे। तो सरकार ने बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम शुरू की हैं, आपने नाम भी सुना होगा, मनरेगा, महात्मा गांधी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है। उसके अलावा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती रहती हैं, सरकार अपने जो प्लान्स होते हैं उनमें टारगेट फिक्स करती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 8.3% से कम होकर 5.6% तक आ गया था। कब? 2004-5 से लेके 11-12 में। हालांकि ये बाद में 6.9% तक भी पहुंचा है 18-19 में, यानी अब धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ती जा रही है। और अब कोविड टाइम्स में तो अब डाटा आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि और ज्यादा इसको इंक्रीज मिलेगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा होगी। तो ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत तो है, लेकिन फिर भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट हुई है। अब एम्प्लॉयमेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर मिल जाए तो इकोनॉमी की आधी से ज्यादा समस्या वैसे ही दूर हो जाती है। अगर एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, तो देश में गरीबी खत्म हो जाएगी। अगर सबको काम मिल गया तो गरीबी होगी नहीं, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। जो हम बात करते हैं देश में इकोनॉमिक गल्फ, अमीरों और गरीबों के बीच में गैप, वो कम हो जाएगा। देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, जब हर व्यक्ति काम करेगा तो जीडीपी तो बढ़ेगी। तो आधी से ज्यादा समस्या एम्प्लॉयमेंट के कारण ही खत्म हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी फैक्टर। लास्ट अचीवमेंट देखते हैं क्या है। लास्ट अचीवमेंट है इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। अब मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि अगर आप जब भी फॉरेन ट्रेड को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप 3 चीजें देखें, वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। अगर वॉल्यूम की बात करें तो पहले कैसी वॉल्यूम थी हमारी? मॉडरेट थी। कंपोजिशन की बात करें तो प्राइमरी गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे, यानी रॉ मटेरियल तो दूसरे देशों को दे देते थे और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे, जो क्या शो करता था कि हमारे देश में प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, हमारा देश दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है।
डायरेक्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ लिमिटेड थे। अब देखो उसमें क्या क्या चेंज आया। जो 48 49 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारा फॉरेन ट्रेड 792 करोड़ का था केवल, वो 2018-19 में देखो कितना हो गया, 59,02,036। अरे 1000 करोड़ भी नहीं था, थाउजेंड्स में भी नहीं था, 500 करोड़ के भी ज्यादा है, 50 लाख से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला फॉरेन ट्रेड में। कंपोजिशन तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि अब हम फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक टाइम पे हम कैपिटल गुड्स के लिए दूसरे देशों की तरफ देखते थे कि भाई कैपिटल गुड्स नहीं है, कैपिटल गुड्स भेज दो, कैपिटल गुड्स नहीं है, कैपिटल गुड्स भेज दो। अब हम खुद कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज में, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया में कितनी ग्रोथ हुई एज ए इंडस्ट्रियल नेशन। डायरेक्शन की बात करें तो पहले सिर्फ ब्रिटेन के साथ ट्रेडिंग होती थी, अब हम वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं, हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अचीवमेंट्स तो बहुत हैं, बहुत कुछ हमने अचीव किया है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो सुनहरा सुनहरा ही दिख रहा था, कहीं ना कहीं अंधकार भी था। हमारी जो प्लानिंग थी उसके फेलियर्स भी थे और बहुत ज्यादा थे। वो फेलियर्स क्या थे वो हमें डिस्कस करने हैं। तो आइए देखते हैं टॉपिक, फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो पहला फेलियर था एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को एंड करना। तो पॉवर्टी को एंड करने में हम फेल हो गए, पॉवर्टी को खत्म करने में हम फेल हो गए, जबकि हमारे प्लानिंग का सेंट्रल थीम, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई गरीबी खत्म हो जाए। तो आज भी अगर हम देखें प्रेजेंट डाटा है 21.9%, दैट इज अराउंड 22% ऑफ आवर पॉपुलेशन तो आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। इसका मतलब अगर हमारे देश में 100 लोग हैं तो 100 में से 22 लोग ऐसे हैं जो आज भी गरीब हैं। गरीबी का मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते, रोटी कपड़ा मकान उसे भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। और एक डाटा और है, बहुत अमेजिंग डाटा है, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है कि वर्ल्ड में जितने भी गरीब हैं उनमें से 50% के आसपास तो इंडिया के ही है। यानी अगर दुनिया में 100 व्यक्ति गरीब है तो उसमें से 50 इंडिया के गरीब होंगे। तो कितना बड़ा डाटा है जो ये दिखा रहा है कि हाँ हमने जीडीपी ग्रोथ अचीव कर ली, पर कैपिटा आउटपुट भी बढ़ी है, सारी चीज बढ़ी है, लेकिन पॉवर्टी खत्म करने में हम सफल नहीं हो पाए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका मतलब जीडीपी तो बढ़ी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा, लेकिन साथ के साथ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अगर मैं डेफिनेशन में बताना चाहूं तो परसिस्टेंट राइज इन द प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन। एक ऐसी स्थिति है जिसमें कीमतें लगातार बढ़ती रहती है। तो 5 पेंस के दौरान ये देखने को मिला कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट, जिसके कारण लोगों की रियल इनकम कम होगी। अब रियल इनकम का क्या मतलब होता है, रियल इनकम का मतलब होता है दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज लेफ्ट फॉर स्पेंडिंग, कमाई का वो हिस्सा जो खर्च करने के लिए बच जाता है। आप कहोगे सर कमाई तो सारी खर्च होती है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि आपके पास 10 रुपए थे 2000 में, यानी कि साल 2000 में 10 रुपए थे, तो उससे आप कितना सामान खरीद सकते थे, और आज 10 रुपए से आप कितना सामान खरीद सकते हो। तो रियल इनकम का मतलब है परचेजिंग पावर आपकी इनकम की वो कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए किसी चीज की कीमत 5 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है, तो आप कितनी यूनिट खरीद लोगे, आप 2 यूनिट खरीद लोगे। तो अगर मैं ये कहना चाहूं कि भाई 10 रुपए की रियल इनकम या परचेजिंग पावर कितनी है, तो इसकी 2 यूनिट्स के बराबर है। लेकिन अगर इसकी कीमत बढ़ के 10 रुपए हो गई तो
तो आप 10 रुपए से केवल और केवल एक ही यूनिट खरीद पाओगे। अब आप कम सामान खरीद सकते हो, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। इसी को कहा जाता है रियल इनकम। और जब ऐसा होता है तो देश में इकोनॉमिक गल्फ बढ़ता है, अमीर और ज्यादा अमीर होते हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते हैं। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो जो अमीर व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो तो सामान खरीद लेगा, उसको तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन गरीब बेचारा रह जाता है, वो सामान नहीं खरीद पाता, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता, जिससे और ज्यादा पॉवर्टी होती है। थर्ड पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। देखो ये मैंने आपको अचीवमेंट में बताया था कि आप इस पॉइंट को एज अ अचीवमेंट भी लिख सकते हो, एज अ नेगेटिव पॉइंट भी शो कर सकते हो। तो वहां हमने देखा कि सरकार ने कदम तो बहुत से उठाए थे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के, लेकिन अगर हम देखें तो आज भी तो बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी है जो अनएम्प्लॉयड है, और धीरे धीरे ये चीज बढ़ती जा रही है। तो बेशक सरकार ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज ना तो खत्म हुआ है, ना ही नियर फ्यूचर में खत्म होता दिखता है। फर्स्ट 5 ईयर जब प्लान खत्म हुआ तब 53 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे, ये बढ़ के 4 करोड़ तक हो गए। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी तो उस रेट से बढ़ती रही है ना। अगर लोगों को रोजगार मिला है तो पॉपुलेशन भी तो ज्यादा बढ़ी है। भाई अगर पहले 10 लोगों को काम मिल रहा था, बाद में काम मिला है लोगों को, 10 के बजाय 20 लोगों को काम मिला है, लेकिन अगर 10 एक्स्ट्रा लोगों को काम मिला है तो पॉपुलेशन 100 लोगों की बढ़ गई है। यानी कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज मच मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिस रेट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उससे बहुत ज्यादा रेट से जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। मेन समस्या ये है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने देखा ना, डिमांड ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। अब डिमांड ऑफ लेबर का मतलब कितने लेबर्स को की जरूरत है काम की, और सप्लाई का मतलब कितने लोग काम करने के लिए तैयार है। तो सरकार डिमांड तो बढ़ाती है, लेकिन सप्लाई उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल की कमी है। और अनएम्प्लॉयमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पॉवर्टी होती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, देश में सोशल अनरेस्ट की स्थिति आती है, सामाजिक तनाव। क्योंकि देखिए हमने सुना है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वही चीज है। अगर कोई बेरोजगार है, खाली बैठा क्या करेगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, कुछ ऐसे काम करेगा जो सोशली अनएथिकल है, चोरी करेगा, तो ये चीजें बढ़ जाती है। इसके बाद अगला फेलियर है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो वही पॉइंट तो सक्सेस में बता दिया, वही पॉइंट अब आपके नेगेटिव पॉइंट में बता दिया। उसमें हमने देखा था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी और इकोनॉमिक भी। गलत तो उन्होंने नहीं बताया था, हुआ तो है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, जितनी जरूरत है उतनी नहीं हुई। स्कूल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, पर क्या आज भी हर बच्चे को स्कूल में जाने का हक मिल पाता है? आपके गांव में कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, आपके गांव में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपके गांव में कितने रोड बने हुए हैं, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है या नहीं है, आपके गांव में बिजली पूरे 24 घंटे आती है नहीं आती? इन्हीं चीजों से पता चल जाता है कि बहुत डेवलपमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो टारगेट हमने सेट किया था, वो अचीव नहीं कर पाए। सबसे बड़ी समस्या है रूरल एरियाज में पावर की शॉर्टेज, क्योंकि अगर पावर नहीं होगी, जो एक एसेंशियल चीज है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पे इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं होती, वहां पे ग्रोथ भी नहीं हो पाती, रीजनल बैकवर्डनेस रह जाती है। शहर तो और ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, जो गांव है वो पिछड़े रह जाते हैं। लास्ट पॉइंट है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड का मतलब होता है एक तरफ झुका हुआ, बराबर ना हो। तो हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत किस्म की देखने को मिली, ये भी एक लिमिटेशन है। इनइक्वालिटी कैसी कैसी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीर और ज्यादा अमीर हो गए, गरीब और ज्यादा गरीब हो गए। रीजनल इनइक्वालिटी, शहर जो पहले से डेवलप्ड थे वो तो और ज्यादा डेवलप्ड हो गए, गांव पहले भी पिछड़े हुए थे, आज भी पिछड़े हुए। शहरों में तो पहले भी रोड बने थे, अब 3 वे रोड 4 वे लेन बन गए। गांव में पहले भी टूटे हुए रोड थे, अब भी टूटे हुए ही रोड है। सोशल इनइक्वालिटी, पहले भी डिस्क्रिमिनेशन होता था जेंडर के बेसिस पे,
कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, हाँ बहुत कम हुआ है आज के टाइम पे, लेकिन आज भी तो इनइक्वालिटी देखते हैं हम। इनफैक्ट जो सरकार जॉब ऑफर करती है वहां पे भी तो रिजर्वेशंस होते हैं। अब वो रिजर्वेशन अगर सोशली वीकर सेक्शन के तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भी तो एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं अगर वो आपके कास्ट के बेसिस पे हो जाता है तो सरकार कदम उठाती है इसको कम करने की, लेकिन आज भी ये गैप बहुत ज्यादा है और नियर फ्यूचर में इसके कम होने के आसार भी देखने को तो मिल नहीं रहे। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। अब अगर हम ऑब्जर्व करें दोनों चीजें कंक्लूजन में निकालना चाहूं तो अचीवमेंट्स भी हुई है लेकिन उसकी कमियां भी बहुत ज्यादा है। तो यूएनओ की एक एक्सपर्ट टीम है जिनका ये काम था इसको एनालाइज करने का। उन्होंने ये बताया गया कि सबसे बड़ी समस्या है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। उन्होंने ये कहा कि जो प्लान्स बनाती है सरकार उसमें कोई कमी नहीं है, प्लान्स बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, बहुत सोच समझ के एक्सपर्ट की टीम्स बनाती हैं, लेकिन जब उसे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है कमी वहां आती है, क्योंकि जो बीच में लोग इन्वॉल्व हैं उनमें करप्शन बहुत ज्यादा है, बेईमानी बहुत ज्यादा है। तो अगर सरकार 1 रुपए लोकेट करती है खर्च करने के लिए तो वो कहीं जाके 0.25 पैसे ही खर्च होते हैं, बीच में ही 0.75 पैसे खर्च कर लिए खुद पर्सनली कंज्यूम कर लिए जाते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट थी उस टाइम पे। वो ये कहते थे कि अगर सरकार 1 रुपए देती है खर्च करने के लिए तो उसमें से केवल 25 पैसा खर्च होता है, 75 पैसा लोगों की जेब में चले जाता है जो बीच में इन्वॉल्व है। तो फेलियर प्लानिंग करने का नहीं था, फेलियर उसके इंप्लीमेंटेशन का था। और हम जब प्लानिंग को देखते हैं तो ये चीजें आगे चल के हम देखते हैं फेलियर ज्यादा थे एज कंपेयर टू द सक्सेसेस। इसीलिए तो सरकार को अपना रुख चेंज करना पड़ा, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ा। 91 में एकदम से सरकार ने यू टर्न ले लिया, यानी जो चीजें सरकार को लग रही थी भाई हमारे लिए अच्छी है, हमने जो कंट्रोल्स लगाए थे, रेगुलेशंस लगाए थे, मार्केट फोर्सेस को काम नहीं करने दिया जा रहा था, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटजी अपनाई थी, ये सब कुछ उल्टा कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, क्योंकि एक किस्म का इकोनॉमिक रिसेशन आ गया था 91 से पहले। हमारी इकोनॉमी धड़ाम करके गिरने लग गई थी, तब जाके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए थे अंडर मनमोहन सिंह जी। उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बाद में बने, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर थे मोन्टेक सिंह आलूवालिया। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारा फोकस ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का ही रहेगा। तो आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था। हमने अचीवमेंट्स देखे हैं, हमने फेलियर्स देखे हैं। इसके साथ ये चैप्टर खत्म नहीं होता है। आप देखोगे टॉपिक खत्म हो गया लेकिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चैप्टर्स के लास्ट में कुछ टॉपिक्स गिवन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वो टॉपिक्स हैं जो ब्रिलियंट और एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जो 90 और 99 वालों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पहले चैप्टर में भी एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं बताना भूल गया था। नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक और उसके साथ साथ ये जो टॉपिक्स बचे हैं इन्हें डिस्कस करके फिर इस चैप्टर की थ्योरेटिकल क्लास को खत्म करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के बाद हमारी क्लास फिर कंप्लीट हो जाएगी, हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे जिसमें 91 के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए आपका टॉपिक इतना ही था। आप क्लास को इसी तरह कंटिन्यू देखते रहें, कंटिन्यू शेयर करें, लाइक करें जैसे आप करते आ रहे हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।